अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि ये ज़ोया बसंत सोलो क्यों है, अकेला अकेला क्यों है, कल्ला कल्ला क्यों बैठा है। असल में नादिया जो है वो अगले घंटे में आपको ज्वाइन करेंगी, तो ज़रा इंतज़ार भी होना चाहिए ना। जब आप रोज़ आते हैं, कहते हैं ना कि रोज़ाना आते रहें तो फिर ज़रा वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो नादिया खान 10 बजे के बाद आपको हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और ऐसे ही ये सिलसिला 2-4 दिन तक चलता रहेगा। तो मैं इस शो का आगाज़ करूंगा। शो को आप पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी सजेशंस भी आती हैं, उनको भी हम देखते हैं। और जो हमारे सेगमेंट्स आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर भी, उसको भी आप बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। तो इसी तरीके शो को आगे लेकर चलते रहेंगे। और बहुत से मामला आते हैं आपसे जो हम डिस्कस करते हैं, उसमें हम आपको सियासत के बारे में बताते हैं, इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, फॉरेन अफेयर्स के बारे में बताते हैं कि भाई मुल्क से बाहर क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, बरतानिया में क्या चल रहा है, कहाँ जंगी कैफियत है। फिर हम पैलेस्टाइन के वाक़यात ज़ाहिर है वहाँ से आपको अपडेट ज़रूर करते हैं। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की बात भी होती है, क्रिकेट की बात होती है, और फिर सोशल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ हेल्थ की भी हम बात करते हैं। तो ये एक ऐसा शो है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन सुबह ही मिल जाती है, और उसके बाद पूरा दिन आपका ज़ाहिर है आप कोई शो देखे ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो आज मुझे कहा जा रहा है कि जल्दी से टॉप स्टोरीज बताएं कि क्या क्या है हमारे पास। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं और बार बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। अच्छा, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं पहले जरा। टॉप स्टोरीज हमारी जी हो गया। अच्छा जी, हो गया जी। तो पहली टॉप स्टोरी हमारी ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तारीफ की है। और वो जहां जाते हैं ना, उन्होंने ये कोई भी बात कर रहे हो, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करनी है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ करनी है, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ करनी है। और जो भारत के लिए बड़ा मसला है, हमेशा उस जंग की याद ताज़ा कर देते हैं वो। और बार बार वज़ाहत कहते हैं अब 7 जहाज गिरे, 8 जहाज गिरे और मैंने जंग रुकवाई है, बड़ा नुकसान होने वाला था, भारत का नुकसान तो हो चुका था, पाकिस्तानी क़यादत बड़ी अजीम है, पाकिस्तानी क़यादत बड़ी ज़बरदस्त है। तो यही उन्होंने फ्लोरिडा में भी किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाने की बात की। उन्होंने कहा क्रेडिट मुझे जाता है, और पाकिस्तानी क़यादत की उन्होंने तारीफ़ की। तो बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि देखें ना कि जब कोई सुपर पावर आपकी तारीफ़ करे, और यूएस के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए थे हमारे 3 साल पहले, अगर हम चले जाएं 4 साल पहले चले जाएं, तो पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात में बड़ी दूरियां आ गई थी। लेकिन अब वो दूरियां ख़त्म हुई हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात भी हुई है, और बाकायदा तरीके से अब नज़र आ रहा है कि एक शराकत दारी और यानी पार्टनरशिप, यानी बहुत सरमायाकारी की सतह पर भी बहुत बढ़ेगी। तो एक खुश आइंदी ये बात है। अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा गया है। और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर, उन्हें सऊदी वजीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान अब्दुल अजीज़ सऊद से मुलाकात उनकी हुई। और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत जनरल सईद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। टॉप स्टोरीज में कुछ दिखाएं भी तो आप, पीछे अगर फुटेज आपके पास है, क्यों नहीं दिखा रहे आप? अच्छा, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा एजाज़ है, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को यह एजाज़ दिया गया। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी अगली टॉप स्टोरी है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं इराक, और वहाँ पर उनका इस्तकबाल भी किया गया, और वहाँ पर ज़ाहिर कोऑपरेशन की बात हुई, बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, ज़ियारत मुक़द्दसा पर वो हाज़िरी भी उन्होंने दी है। और गवर्नर नजफ़ ने उठकर सदर ममलिकत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया है। और पाकिस्तान और इराक के जो ये देखिए आप, ये मनाजिर भी अब देख रहे हैं। उन्होंने मज़ारात पर हाज़िरी भी दी है, और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का। पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात में ये पेशरफ्त के लिए बड़ा अहम ये दौरा है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वालिहाना तरीके से उनको उनका इस्तकबाल किया गया, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। आप देख रहे हैं मनाजिर। तो ये अच्छा, इसके बाद एक और टॉप स्टोरी हमारी ये है कि हमारी जो अंडर 19 टीम जो कि भारत को हराकर वापस आई और एशिया कप उन्होंने जीता, तो जनाब उसके बाद एजाज़ात से उनको नवाजा जा रहा है, और 1 करोड़ रुपए हर लड़के को मिलेंगे। ये इनामी रकम दी गई है, एक सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्लेयर्स, और मोरल बूस्टिंग है कि भाई जब आप कोई चीज़ कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है। ये देखें आप, ये ट्रॉफी भी
देते हुए मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी हैं, वजीर दाखिला भी हमारे, तो बड़े खुश खुश दिखाई दे रहे थे मोहसिन नकवी भी, और तमाम लड़कों ने जिस तरीके से आउट क्लास किया भारत को, तो ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज थी। अब हम ज़रा आपको ये बताएं कि हमारे रनडाउन में क्या है, यानी हम आज क्या क्या शो पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस कर वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो रही है वक्त के साथ साथ, और उसकी एक बड़ी इंडिकेशन ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं, और यानी आपके फॉरेन रिजर्व्स का मुस्तहकम होना, ज़ाहिर है ये एक ट्रस्ट डेवलप करता है, और यानी ये मईशत के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसके लिए एक बड़ा एक संग मील भी है। अच्छा, फिर हम कुछ बात करेंगे कुछ क्राइम्स की और ज़्यादती के वाक़यात जो पंजाब में हो रहे हैं, उनकी शरह बहुत ज़्यादा है और रिपोर्ट कम हो रहे हैं। वो वाक़यात ऐसा क्यों हो रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही है, इसकी हमने बात करनी है। अमजद साबरी साहब को एक ट्रिब्यूट भी हमने देना है। फिर हम कुछ स्किन डिजीज़ की बात करेंगे, सर्दियों में कुछ स्किन के मसाइल लोगों को हो जाते हैं और ड्राइनेस हो जाती है, इसकी बात होगी। एक सेकेंड मुझे बात करने देंगे आप। कुछ स्किन डिजीज़ है उसकी बात होगी, और फिर हम ज़रा दांतों के मसाइल, आपकी जो स्माइल है ना वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो दांतों के मसाइल होते क्या है इसको हम ज़रा अवॉइड कर देते हैं, इसकी भी हमने बात करनी है, और मैडम नूर जहां को भी हमने ट्रिब्यूट देना है। तो ये हमारे शो पर होने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमारी जो टॉप स्टोरी वो यही है कि जनाब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए, और मुल्की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई है, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्ते तक थी। मुआशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और सरमायाकारी के भरपूर एतमाद की वजह से हुआ है। तो यानी ये सिर्फ ऐसे नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ सरमायाकारी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से ये बेहतरी के साइन आप देख रहे हैं। हमें ज्वाइन किया असद अली शाह साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। असद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताएं कि ये जो नंबर्स और ये हम देख रहे हैं, अक्सर और बेशतर हमने देखा कि भाई ये नंबर्स जंगलरी भी होती है और वजारत खजाना की तरफ से इस तरह के आदाद शुमार जारी किए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये नहीं होती है। आप पहले मुझे क्लैरिटी से बताएं कि जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, ये जो ज़खायर आ गए, वाकई ये एक अच्छा साइन है और मईशत हमारी स्टेबल हो रही है, मुस्तहकम हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। जो नंबर स्टेट बैंक बताता है 21 बिलियन डॉलर का, जो फॉरेक्स रिजर्व्स बता रहे हैं, तो उस पर तो मुझे कोई डाउट नहीं है, और सेंट्रल बैंक की हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जो इंफॉर्मेशन वो देते हैं वो ज़्यादातर सही होती है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। सही। और आपने जैसे कहा कि ये रिजर्व्स अच्छी एक सतह पे आ गए हैं, जिससे अगेन जो गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेबलाइजेशन अचीव हो गई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, तो उस हद तक की बात सही है। सही है। लेकिन क्या ये इकोनॉमी टर्न अराउंड हो गई है? हाँ, लेकिन से आगाज करना है ना, लेकिन से ही तो आगाज करना है, नंबर्स आ गए। मुझे ये बताएं, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है, यानी आप देखें गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है इस मुल्क में, लोगों का 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन देखें आप कहां पहुंच गई है। तो ये कोरिलेट नहीं करते ना ये चीजें। ये आदाद शुमार, जब एक आम आदमी से आप बात करें, वो कहता है कि क्या है, क्यों है, या कैसे आदाद शुमार? जी बिल्कुल। अब ये मसाइल हैं कि देखिए, जब भी आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो एक टेम्पररी स्टेबलाइजेशन हो जाती है, पास में भी हुई है, अभी भी हो गई है। इन्फ्लेशन भी जो है, जो 2 साल पहले था 25-26% और 30% तक भी चला गया था, वो अब 5 से 6% तक है। लेकिन उसके साथ बात यह है कि इन 3-4 सालों में हमारी जो ग्रोथ रेट है मईशत की, वो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गई है, 2% से भी कम एवरेज जो है ग्रोथ है।
तो पॉपुलेशन ग्रोथ उससे ज़्यादा है, तो औसतन ओवरऑल जो है मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। गुर्बत जो है वो वर्ल्ड बैंक की जो आदाद शुमार आए उसके हिसाब से भी कोई 45% हो गई है। यानी दो में से एक आदमी जो है ना हमारा तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे तकरीबन आ गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हाईएस्ट लेवल पे है, जी जी 22-23% है इंडिपेंडेंट सर्वेस के मुताबिक। जी। तो जो आम आदमी है, जो मेजॉरिटी मुल्क के लोग हैं, उनके लिए तो जिंदगी गुजारना जो है सर वो लेकिन मुश्किल हो चुका है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती। जब ये गवर्नमेंट आई थी और ये केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई थी, तो इनका ये आर्गुमेंट था कि भाई आर्टिफिशियली जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की कोशिश की गई और उसकी वजह से आप ये ग्रोथ भी इन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन फिर जरा मसले मसाइल हो गए इस मुल्क को। अब मुझे बताएं, इन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ाया और ग्रोथ रेट को इन्होंने कर्व किया और वो कह रहे हैं कि रीजनेबल सतह पर लेकर आए, लेकिन जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी तो फिर लोगों के जेब में पैसा कैसे आएगा? जब ग्रोथ ही आपकी 2% से ज्यादा नहीं होगी तो लोगों की जेब में पैसा कैसे आएगा? टैक्स कलेक्शन कैसे होगी? इन्फ्लेशन का नंबर कहां रखा रह जाएगा जब पैसे ही नहीं है मेरे पास कुछ लेने के लिए? तो ग्रोथ तो बहुत जरूरी है ना। अब वो स्टेज आ नहीं गई कि हमें जरा सा लोगों को रिलीफ देना चाहिए और वो मईशत का पहिया चलाना चाहिए दोबारा? बिल्कुल यही सवाल हैं, और आपने कुछ जवाब अपने सवालों में ही जी 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 दे दिया है कि जो मैं बात कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब गवर्नमेंट आई तो हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब था। डिफ़ॉल्ट का काफ़ी बड़ा रिस्क था। तो जब भी हम डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल अकाउंट हमारा इतना इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर हम आईएमएफ के पास जाते हैं, और ये एक रिपीट साइकिल है। और जब हम आईएमएफ में जाते हैं तो वो हमारी मईशत को बिल्कुल रुकवा देते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, जो कि एक काफ़ी पेनफुल मरहला होता है। लेकिन बात यह है ना कि ये एक साइकिल है। कोई 70 साल से जो है हमारा ये 26वां आईएमएफ प्रोग्राम है। हर 3 साल के बाद हम आईएमएफ में प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसको कहा जाता है, एक टर्म है, जो इस्लाहात ऐसी हों जिससे मुल्क की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, जिससे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मुल्क में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और कारोबार बढ़े, जिससे प्राइवेट सेक्टर। ये मुझे बताएं, इन्फ्लेशन का नंबर जो है आपको ये सही लगता है? ये रियल नंबर है? सिंगल डिजिट पे आ गया इन्फ्लेशन का जो नंबर है, जो 6-7 जो भी नंबर सिंगल डिजिट पे आ गया। इन्फ्लेशन का नंबर मेरे ख्याल में, देखें ये नंबर्स जो हैं ये कोई इतने ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन वही नंबर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह जो रिलेटिवली कम हो गई है, वो इसलिए है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। एग्जैक्टली ये पॉइंट है, बिल्कुल सख्त नहीं है, क्योंकि जो रियल वेजेस हैं वो हमारी 3-4 साल 5 साल पहले जो थी वही हैं या उससे भी कम हो गई हैं। जबकि महंगाई जो है पिछले 3-4 सालों का अगर क्यूमुलेटिव लगाएं तो वो तो 60-70% तो हो गई है ना। अब आपकी जो ये इस वक्त 5-6% महंगाई है, ये जो पिछले साल जो है 22-23% थी और उससे पहले 30% थी, तो ये तो चीजें इतनी बढ़ गई हैं ना, परचेजिंग मतलब प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं। तो उस लिहाज से अब देखें, 1-2 दिन पहले, कल ही बल्कि ये खबर आई कि प्लानिंग मिनिस्ट्री ने ये इशू रेज किया है, जो हम काफी अरसे से रेज कर रहे हैं, कि क्या ये जो गवर्नमेंट कहती है कि क्या ये आईएमएफ प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा या क्या सूरत हाल होगी आईएमएफ प्रोग्राम के बाद। तो उस पर वही कंक्लूजन अब गवर्नमेंट की भी आ रही है कि आईएमएफ प्रोग्राम अगर ख़त्म होता है
तो फिर आपके जो ये ओवरऑल एक्सटर्नल डेट है वो 120-130 बिलियन डॉलर का है, जी। तो वो आप दे नहीं सकेंगे और दोबारा आप डिफॉल्ट में होंगे। तो आपको तो ये तो सूरत हाल ये है कि हम कंटिन्यूसली आईएमएफ प्रोग्राम में रहेंगे और हमारी ग्रोथ रेट जो है बाकी दुनिया जो है और हमारे सर रीजन में 4 देखे से ना, 6% बढ़ रही। और आप कंपैरेटिव कैसे होंगे? आपकी एनर्जी कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, वो कंपैरेटिव जी नहीं है। ठीक है, आप टारगेटेड सब्सिडी नहीं दे सकते। लोगों को रिलीफ तो तब मिलेगा ना सर जब आप टारगेटेड सब्सिडी दे देंगे। आप सब्सिडी दे रहे हैं उन्हीं लोगों को जो कि हैव्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आप जी बिजनेस बिल्कुल। कम्युनिटी को, किसान को सब्सिडी आप नहीं दे रहे। जी, ना किसान को आप सब्सिडी दे रहे हैं टारगेटेड, ना गरीब आदमी को। ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी मिल रही है, लेकिन बात यह है कि ओवरऑल जो है गरीब जो है वो तो गरीब तर होता जा रहा है ना, और गुर्बत जो है बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह यह है कि ओवरऑल आपके जैसे आपने कहा कि एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, और टैक्स रेट्स जो हैं दुनिया में हाईएस्ट हैं हमारे यहाँ। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। अब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है, अच्छा तो सर, मुझे एक फिर बात बताएं, मुझे एक चीज बताएं, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी? मुझे एक चीज बताएं। आपके फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज जब आपका ज़ाहिर है बढ़ेगा और आपका ज़र मुबादला आएगा, रेमिटेंसेज उसमें एक बड़ा फैक्टर है, उसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब उसके लिए SIFC का जो क़याम किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? या वो उस तरीके से मुतारिक आपको नजर आ रहा है या नहीं? और ये जो टैरिफ के मामला अभी चले हैं और जरा रिलीफ हमें मिला है यूएस की तरफ से, यूएस के ताल्लुकात बड़े बेहतर हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ये यानी मईशत में रिप्रेजेंट करेगी ये चीज, और कब करेगी अगर करना है इसने? देखिए, ये तो बात सामने है ना कि SIFC जब बनी थी तो काफी यूफोरिया था, और इसमें मैं समझता हूँ कि SIFC ने कई चीज़ों में कोशिश तो की है कि चीज़ें, इश्यूज कुछ रिजॉल्व हो, फैसिलिटेशन हो। एक्सपेक्टेशन ये कहा गया कि जी सऊदी अरेबिया से और मिडल ईस्ट से जो है 50 बिलियन 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। बात यह है कि जब आपका टैक्स रेट जो है 60% हो और इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आपकी इकोनॉमी में चीज़ें खरीदने की सख्त ना हो, तो फिर यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करेगा? और FDI से पहले जो है लोकल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना। अगर लोकल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है अच्छा सर, एक तो और चीज FDI बताएं, हम कैसे अब आएगी? वक्त एक ऑस्टेरिटी राइट की जरा बात कीजिएगा कि ये नजर आ रही है आपको। और दूसरी चीज ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, और उनका यही आर्गुमेंट है कि भाई अब इदारों को प्राइवेटाइज करें आप, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट किसी और को दें, वो कोई और चलाएं ताकि अपने पैरों पर खड़े हो, एक्सचेकर पर या हुकूमत पर बोझ ना हो। इस हिकमत अमली को कैसे देख रहे हैं? ऑस्टेरिटी की जरूर बात कीजिएगा, नजर आ रहा है आपको? जी देखें, ऑस्टेरिटी जो है नाम की है, लेकिन ऑस्टेरिटी से जो है ना मुल्क तब्दील नहीं होगा। असल बात यह है कि जो हमारा अनप्रोडक्टिव खर्चा है वो कम करने की ज़रूरत है। कोई भी देखें मुल्क जो है ना, जो मुल्क जिन्होंने तरक्की की है, दो फैक्टर्स बड़े फंडामेंटल हैं, उनको अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एक ये है कि आपका ह्यूमन कैपिटल जो है ना, आपके लोग, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ। तो हमारी सूरत हाल आपको पता है कि इसकी तो हमारे बारी नहीं आती ना सर, हमारे हेल्थ जो की, एजुकेशन की, ये तो बारी नहीं आती। आइन हम मेक श्योर कर रहा है ये कि ये तो सारे अगर हुकूक आपकी मिलेंगे, ह्यूमन इसकी तो टर्न ही डेवलपमेंट नहीं आती। इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हम 160 से 168 पे आ गए हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसका तो बड़ा गर्क है। बच्चे आपके आधे से ज़्यादा, आधे तकरीबन या 40% स्कूल नहीं जाते, 40% स्टंटेड हैं। ये तो दुनिया में ख़राब तरीन इंडिकेटर्स हैं। अब ऐसा मुल्क जो है जिसका ह्यूमन कैपिटल की यह हाल हो। दूसरी बात यह है कि हमारा प्राइवेटाइजेशन जल्दी से सर कर दे, है, फिर हम आपसे वक्त भी हमारे पास है, प्राइवेटाइजेशन की जरा बात हो रही थी। प्राइवेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और मुझे इस पे खुशी है कि थोड़ी ज़्यादा
प्राइवेटाइजेशन के में प्रोग्रेस मुझे नजर आ रही है। सही। फर्स्ट में छोटा सा प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन कम से कम काफी सालों के बाद कुछ आगे बढ़ी है। बेहतरी हो रही है। आज पीआईए की बिडिंग होनी है और मुझे उम्मीद है कि ये शायद प्राइवेट पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज हो जाए, जी जी जी। और उसको रिस्ट्रक्चर भी काफी बेहतर तरीके से किया है। लेकिन इट इज टू लिटिल टू लेट। बिल्कुल तो सही। जिस पेस से हमें अपनी करनी चाहिए थी वो एसओईज को नहीं की ठीक हमने, करना लेकिन बेटर चाहिए। बेटर लेट देन नेवर। सर अभी बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा हमने कोशिश की पिक्चर दिखाएं कि क्या इकोनॉमी की चल रही है। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो लाहौर में जो ज्यादती के बढ़ते वाकयात हैं, इस सिलसिले में पुलिस क्या कर रही है और रिपोर्ट क्यों कम वाकयात हो रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। अब हम कुछ बात करेंगे बड़े सीरियस इशू की। लाहौर में ये कहा जाता है और नज़र भी आता है कि गवर्नेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ तशवीश की खबर यह है कि रवां साल ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो थम नहीं सके हैं, और मुख्तलिफ थानों में ज़्यादती के रवां साल 591, इमेजिन कीजिए, 591 वाक़यात हुए हैं और इज्तिमाई ज़्यादती के 40 मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब 591 केसेस हुए हैं और 41 मुकदमात दर्ज हुए हैं। अच्छा, ये जो वारदातें हुई हैं ज्यादती की, ये सदर और मॉडल टाउन के इलाके जो है, यहाँ 142 मुकदमात के साथ ये सर फहरिस्त रहा है ये इलाका। और इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात में सदर डिवीजन में 11 मुकदमात के साथ ये सर फहरिस्त रहा। दीगर जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके उनमें रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन हम ओवरऑल बात करेंगे कि हम विमेन राइट्स की बात करते हैं, हम पुलिस के अलग थानों की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं बड़ी सर्वेलेंस बढ़ गई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, हुकूमत भी कहती है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हैं, प्रायोरिटाइज हमने किया हुआ है खवातीन को लेकर, खवातीन से ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फौरन रिपोर्ट होगा, फौरन मुजरिमान को सजा मिलेगी। लेकिन ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये बड़े अलार्मिंग है, तशवीशनाक है। तो हमें ज्वाइन किया है मारूफ समाजी कारकुन है ताहिर अब्दुल्ला। हमेशा पूरी जिंदगी अभी भी गुजर रही है जिद्दोजहद में, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए विमेन राइट्स की बात करते हुए, बच्चों के राइट्स की बात करते हुए। तारा साहब, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन में वक्त दिया। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर आपको और आपके तमाम देखने वालों को। सुबह खैर। ये जो आपने अभी आदाद और शुमार बताए हैं पंजाब के, जी, मैं समझती हूँ सबसे पहली बात तो करना चाहती हूँ कि आदाद और शुमार हमारे पास दुरुस्त नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर बेगैरती का कत्ल हो रहा है और वो खानदान वाले कर रहे हैं, तो मैं तो जाके नहीं रिपोर्ट करूंगा कि मैंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया या अपनी बहन को कत्ल कर दिया या अपनी बीवी को कत्ल कर दिया या अपनी बहन को या माँ को या किसी को भी कत्ल कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा रिपोर्ट करने के लिए। दूसरा, रेप आ गया और दस्तबस्ता गुजारिश है आप सबसे, आपसे और तमाम मीडिया चैनल से, कि इसका नाम ज्यादती मत बोलें, क्योंकि ज्यादती नहीं होती। ज्यादती तो वो होती है कि मुझे आपने दावत दी बोलने को लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया, तो ये एक ज्यादती हो गई। ठीक है, हम रेप को रेप ही कहेंगे उर्दू जबान में, तमाम हमारी पाकिस्तानी जबानों में और दुनिया की तमाम जबानों में, ताकि समझ आ जाए कि हम रेप के घनाउने जुर्म की बात कर रहे हैं। ये कोई मजहबी बात नहीं है, समाजी बात नहीं है, कोई फलसफे की बात नहीं है, ये एक जुर्म है, काबिले गिरफ्त, काबिले सजा। तो इसको, रेप को हम प्लीज आइंदा से आप रेप का ही लफ्ज इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो आ गई ये डेटा की और आदाद और शुमार की, वो ये है कि हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इतना ज्यादा एक कलंक का टीका लग जाता है, जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं, हो जाता है। बाइस से शर्म खानदान के लिए होती है कि अगर कोई औरत रेप हो जाए और वो जाके रिपोर्ट करे, थाने में जाके एफआईआर दर्ज करे, तो मैं समझती हूँ, अब जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये जो आदाद और शुमार पंजाब से आ रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध,
गिलगित बल्तिस्तान से क्यों नहीं आ रहे? वहां से भी आने चाहिए ना। हर एक को बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ डेटा कलेक्ट करना चाहिए और फिर उसको मीडिया के सामने पेश करना चाहिए। अब आप आ जाए कि इसका तदारुक क्या करना और करना क्या है। देखिए, पिछले 15 सालों में इतने कवानीन बनाए गए हैं खवातीन और बच्चियों और ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनके हुकूक के लिए, खास तौर पर तशद्दुद से उनको बचाने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो अब क्या करें? कानून मौजूद है, अमल दरामद होता नहीं है, पुलिस करप्ट है, जजेस, माफ कीजिएगा, बसद एहतराम हमें पता है कि गैर जानिबदार नहीं है और अनबायस्ड नहीं है। हमने देख ही लिया नूर मुकद्दम के केस में और सारा इनाम के केस में और अब ईमान मजारी हाजिर के केसों में किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं। हम जितनी मजम्मत करें वो कम जी, है, विक्टिम शेमिंग भी की जाती है और प्रोसिक्यूशन पर भी। तायरा साहिबा, आपसे मुझे बात करनी है कि जब मुजरिम को सजा नहीं मिलती है ना, तो वो दोबारा निकलता है जब बाहर, तो वो एडेड वेंज उसके साथ निकलता है, उसके अंदर एक अलग। ये हमारे साथ रहिए, हमें ब्यूरो चीफ लाहौर ने भी ज्वाइन किया, फरहान साहब ने। फरहान साहब, मुझे बताएं कि ये बड़ा मामला तशवीशनाक है। तायरा साहिबा भी ये कह रही हैं कि ये रेप के केसेस हैं, इस पर यानी रिपोर्ट कितने हुए, कितनों पे कार्रवाई हुई, कितने मुल्जिमान को पकड़ा गया, कितनों को सजा हुई, प्रोसिक्यूशन क्या करी, जरा अपडेट कीजिएगा मुझे। जी बिल्कुल, ये लाहौर में ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के जो वाकयात हैं वो थम नहीं सके और रवां साल के दौरान मुख्तलिफ थानों में ज्यादती के 591, जबकि इज्तिमाई ज्यादती के जो हैं वो भी 40 मुकदमात दर्ज हुए। और ज्यादती के जो ज्यादा वाकयात है वो सदर और मॉडल टाउन डिवीजन में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा जो सदर और मॉडल टाउन डिवीजन है, यहाँ पर दोनों जो ये डिवीजन है लाहौर के, ये 142 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त है। दोनों जो डिवीजन है यहाँ पर जो जाति के मुकदमात हैं उनकी तादाद एक डिवीजन में 142 और दूसरे डिवीजन में भी 142, जबकि कैंट डिवीजन यहाँ पर ये 132 के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन में ज्यादती के 65 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं। और इसके अलावा कैंट डिवीजन जो है सिविल लाइन डिवीजन है, यहाँ पर इसमें 60 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि सिटी डिवीजन में ये तो डेटा आ गया, मेरे पास है। अब नहीं, ये तो मेरे पास डेटा आ गया। मुझे बताया हुकूमत क्या कह रही, मुताल्लिका इदारे इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये जो नंबर है 591, ये ज्यादा है या उन्हें लग रहा है कि ठीक है, तो पिछले साल भी ऐसे ही था या पिछले महीने भी यही था, तो क्या हो गया ऐसा? मतलब कार्रवाइयां क्या हो रही हैं? वजीर आला खुद देखे, वजीर आला जो है पंजाब की, वो खुद एक खातून है, उनकी जो करीबी जो हैं वो भी खवातीन ही हैं और वो हमेशा कहती हैं कि हम खवातीन के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटाइज है मामलात। ऐसा नहीं है कि खातून से कोई ज्यादती करे और बच के निकल जाए, उसके बावजूद ये हो रहा है। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पे जो पंजाब की पुलिस है, लाहौर की पुलिस है, उनको बता रखा है कि ये जो बच्चे और खवातीन जो है वो मेरी रेड लाइन है। और पिछले दिनों भी वज़ीर आला पंजाब ने जो तकरीर की आखिरी, उसके अंदर भी उन्होंने ये बाकायदा IG पंजाब को बताया कि मैं जो बच्चों या खुसूसन खवातीन के खिलाफ जो होने वाले जुराइम है वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो लाहौर में मुकदमात तो दर्ज हुए हैं और पुलिस गिरफ्तारियां भी करती है, मगर कई जो है ऐसे मुकदमात होते हैं, कई जो ऐसे वाकयात भी होते हैं कि जिसमें जो फैमिलीज हैं वो अपनी इज्जत जो है वो बचाने के लिए या वो रिपोर्ट जो है पुलिस के पास ये ऐसे जो है मुकदमात नहीं दर्ज करवाती। इस वजह से जो मुकदमात का जो तनासुब है वो लाहौर जैसे बड़े शहर में इतना है, हालांकि जो वाकयात है वो ज्यादा होते हैं। यानी अब आप देखिए, हम इसी पे हाय वावेला कर रहे हैं और ये तो रिपोर्ट आधे से भी कम है। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने वक्त दिया हमें। तायरा साहिबा, ये वजीर आला ये कहती हैं कि उनकी रेड लाइन है औरतों और बच्चों के खिलाफ कोई भी ज्यादती, नाइंसाफी या रेप केसेस, ये उनकी रेड लाइन है, लेकिन उसके बावजूद ये नंबर आ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? जी, कह देना कितना आसान होता है, मुंह से अल्फाज निकाल देना मीडिया को में वाह कराने के लिए। जबानी जमा खर्च, अमल दरामद जब तक नहीं होगा, आप जबानी जो मर्जी कह दें, कानून जो मर्जी बना दें, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। मैं समझती हूँ सबसे अव्वलीन जो करना होगा वो ट्रेनिंग की जरूरत है जी, शदीद ट्रेनिंग से मुराद तालीम और तरबियत। बच्चों को
बच्चों और बच्चियों को स्कूल के निसाब में डालना होगा कि किस तरह औरतों और बच्चियों की इज्जत करनी है और तहफ़्फ़ुज़ देना है और उनको कत्ल नहीं करना और रेप नहीं करना। आपके इस वक्त जो आपके साथ रिपोर्टर मौजूद हैं वो भी ज्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मीडिया को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, जजेस और पुलिस को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, मर्दों को मीडिया कैंपेन्स के जरिए। और मुझे मालूम है कि आप लोग वो 5% आपकी बात नहीं कर रही, पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया एक 5% आपको लाजमी करार दे दिया है पेमरा ने कि आप पब्लिक सर्विस मैसेजेस करेंगे। तो रेप और बेगैरती के कत्ल के बारे में पब्लिक सर्विस मैसेजेस क्यों नहीं आते? और अगर नहीं आ रहे तो फिर यही पंजाब की वजीर आला और याद दहानी कराती चलूं कि आपकी पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी खातून है। तो खातून को महज लगा देना ही काफी नहीं होता, उनकी जहन साजी। ताहिरा साहिबा, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे और वो केसेस की आपने वो जो हियरिंग्स हैं उस पर भी आप जाती होंगी। ये होता क्या है मामला? प्रोसिक्यूशन में क्या ऐसा खुद ही लूप होल्स छोड़े जाते हैं कि मुजरिम को छोड़ दिया जाता है? चलते कैसे हैं ये केसेस? ये सिर्फ मुजरिम को नहीं छोड़ दिया जाता, अपने बेटी भाइयों को भी छोड़ दिया जाता है, जजेस को भी आपस में बेटी भाई बंदी है, पुलिस की भी बेटी भाई बंदी है, अमीर लोग खरीद लेते हैं। ये जो कानून का इतलाक है ये गरीबों पर होता है। अमीर तो आसानी से सुलह सफाई राजीनामा मुआफीनामा सुलहनामा करके फिसल जाते हैं नीचे से। कानून का इतलाक उन पर नहीं होता। बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आगाही और शऊर की जरूरत है। और हम इस पिछले 40 साल से कहते आए हैं औरतों की ट्रेनिंग करो, औरतों को बच्चों की ट्रेनिंग करो। नहीं, मर्दों की ट्रेनिंग करो। मर्दों को औरत नफरत और पिदरसरी निजाम से उनके जहनों को निकालना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहबा, आपने राइजिंग शाइन में वाकई आप वजह फरमा रही हैं कि मर्दों की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। औरतों की इज्जत ज़ाहिर है बुनियादी, ये तो हमारा जुज़ है, हमारी तरबियत का भी जुज़ होना चाहिए। और आप देखिए किसी भी रिलीजन का भी बुनियादी ये जुज़ है। लेकिन अभी तक ऐसा हो, उसके साथ साथ गवर्नेंस, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज, जो पुलिस का किरदार है इसमें बड़ा अहम है कि वो किस तरीके से प्रोसिक्यूशन करती हैं और सज़ा दिलाती हैं मुजरिम को। क्योंकि अगर सज़ा होगी तो फिर एग्जाम्पलीफाई होगा। और ख़वातीन पुलिस स्टेशंस भी बन गए हैं। ख़वातीन पुलिस की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग रिपोर्ट करते हुए हिचकिचाते हैं। जो ख़वातीन जिनके साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो रिपोर्ट कहाँ करें जाकर। किसी मर्द के सामने तो अपनी वो नहीं सुनाएंगी कि उनके साथ क्या हुआ। तो ख़वातीन पुलिस एहलकार हों, ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ वही केस को लीड भी करें, प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी वो आगे बढ़ें, तो शायद मामलात ये हल हो सकते हैं और ये नंबर हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक ब्रेक हमने लेना है राइजिंग शाइन में, कहीं जाइएगा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट है आपको दिखाने के लिए, कुछ लेजेंड की बात होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसी ऐसी शख्सियात हैं, यानी हर मैदान में आप देखें उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमेशा ज़ाहिर है उनकी आवाज़ हो, किसी ने आवाज़ का जादू जगाया, किसी ने अपनी अदाकारी के ज़रिए, कोई साइंस के मैदान में, तो टैलेंट की कमी नहीं है इस मुल्क में। और आप अगर हम बात करें कव्वाली की और नातिया कलाम की तो अमजद साबरी को कौन भूल सकता है। मशहूर कव्वाल अमजद साबरी की आज 48वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अमजद साबरी ने अपनी ज़िंदगी में कव्वाली और नातिया कलाम से शोहरत पाई। उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी और चाचा मकबूल फरीद साबरी पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान और ऑडियो कैसेट और पीटीवी के ज़माने के मकबूल तरीन कव्वाल थे। और आपको याद होगा भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली, फिर ताजदार हरम, उन्होंने अपने वालिद की कव्वालियाँ पढ़ी और बहुत म्यूज़िक भी, यानी बहुत सी जगह उन्होंने ज़ाहिर इस मैदान में भी, थोड़ा सा कव्वाली के मैदान में वो बॉर्डर पार भी गए और वहाँ भी उन्हें शोहरत बहुत मिली। लेकिन कहते हैं ना कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो दिन। हमें अभी भी याद है, हमारे जहनों में वो रमज़ान के दिन थे। अमजद साबरी आ रहे थे लाइव ट्रांसमिशन के लिए और वहाँ उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया और उनका कत्ल किया गया। अब ये ऐसा लॉस है ज़ाहिर है कि जो हमेशा
याद रहेगा, लेकिन अपनी अपनी कव्वाली के जरिए, अपनी आवाज़ के जरिए अमजद साबरी हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ब्रेक लेना है। जब वापस आएंगे राइज एंड शाइन में तो बहुत सी और मज़े मज़े की बातें भी होनी है और नादिया खान भी साथ होंगी। तो ये फ्रेम जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए। हेडलाइंस देखना भी ज़रूरी है, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है खबरों से। तो उसके बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर खुशामदीद आपको। और जैसे मैं कहता हूं कि ये फ्रेम कंप्लीट हो गया। हाँ जी बिल्कुल जी, मुझे भी वेलकम करें, प्रॉपर्ली वेलकम करें। नादिया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसी, अब क्या चाय कॉफी आपने ली हुई है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, बिल्कुल एनर्जीज अप, एनर्जीज अप, एनर्जीज अप। अपने शो पे आई है, कोई गेस्ट थोड़ी है। मैं क्या मतलब क्या पूछूं आपसे? नहीं, वो जब थोड़ा सा क्या कहूं, चाय ठंडा वगैरह अपने शो पे इधर भी हूँ और इस्लामाबाद में भी हूँ, दोनों जगह सेम टाइम, पता नहीं कैसे। हाँ भी बताइए क्या हो रहा है? सर्दियाँ बहुत ज्यादा और सर्दियों में जो स्किन के भी प्रॉब्लम जो हैं वो हैं, और कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के तो होता है कि सारा साल ठीक रहेंगे, जैसे विंटर्स आई ना, ओहो, दो रंग मुंह के होने शुरू हो गए, हाथ फट रहे हैं, पैर फट रहे हैं। लोशन आप यूज कर रहे हो, सब चेंज हो जाता है, लगता है आपकी स्किन वो स्किन है ही नहीं। सर्दियों के लिए मुख्तलिफ लोशंस हैं और अजीब सा कुछ फटी फटी सी स्किन है, आपने ज्यादा हाथ धो लिए तो वो प्रॉब्लम है आपको। ये जो सर्दी और ये जो ड्राइनेस है स्किन पे, कुछ बच्चों के, कुछ लोगों के बहुत बुरा रिएक्ट करती है। अब हम एक्सपर्ट है नहीं, हम सब बोलेंगे तो फिर डॉक्टर जावेद आलम ये क्या बताएंगे? मेन तो इनको पता है, सारे केस तो इनके पास, हम भी लेके जा रहे होते अपने घर के केसेस इनके पास। इतने कमाल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, प्राइड ऑफ पाकिस्तान हमारे। कैसे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद आलम? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर साहब, आपको 1 साल नहीं एज आ रही, आप पहले आप क्रीम कौन सी लगा रहे हैं मुंह पे? ये बुढ़ापे में आखिरी चम्मच फड़कती है ना, तो फड़क रही है। डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ हमें मतलब जिम ट्रेनर के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन बात ट्रिम और स्लिम की करेंगे। मैंने तो आपको देखा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, लुकिंग गुड माशाल्लाह, और आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए, मौसम चेंज में बड़ा, कुछ लोग तो चमकना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रबल शुरू हो जाता है। ये अलमिया ये होता है कि उन लोगों के लिए जिनको ड्राइनेस से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, कोई भी ड्राइनेस की या सबोरिक डर्मेटाइटिस है, सर से डैंड्रफ निकलनी शुरू हो जाती है, तो उनके लिए ट्रबल शुरू हो जाती है। लेकिन उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिनकी एक्नी आ रही है या पिगमेंटेशन जबरदस्त चीज़ है, उनके लिए एक्नी कंट्रोल होती है ना, ऑयल कंट्रोल शुरू हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, तो एक्नी गायब हो जाती है, एक्नी गायब होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह पिगमेंटेशन वालों के लिए, जिनके कलर का इशू है, उनके लिए सब बेस्ट सीजन को, उनका एक तो सनलाइट तो लोग लेते हैं कश्मीर वगैरह में, लेकिन हमारे यहाँ सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं, ठंड आ जाती है। अब जैसे कराची का मौसम बेहतर होना चाहिए, एक ही मौसम, एक मेरे ख्याल जनवरी या खाली धूप तो इतनी होती नहीं, तो फिर टैन क्यों हो जाते हैं बच्चों के? तो 2 रंग आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ड्राइनेस की वजह से। अच्छा, कराची में अलमिया पता है क्या है? कराची में अलमिया क्या है कि हमारे यहाँ ना पानी सही है, पोल्यूशन है, वो वाली चीजें सारी हैं। अगर आप जरा सा पंजाब साइड या नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो उनके चेहरे चमकते हुए नजर। आप इस्लामाबाद की हैं, आप लिटरली, मैं खुद हैरान होता हूँ कि वही चीज़ें हम इस्लामाबाद में मैं जाता हूँ, वो देता हूँ, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 2 हफ्ते में हम तो चमक गए। कराची वाले वही 15 दिनों में हो गई मैं गोरी गोरी खिली खिली। हाँ, ऐसे केपी वाले यहाँ 15 महीने में नहीं हो रहा। लेकिन एक दो चीज़ें मैं सिर्फ बता दूँ, ये कि इस चेंज ऑफ वेदर में कराची में जो बच्चियाँ जिनको एक्नी है, वो क्या करती हैं, सारे लोशन शुरू कर देती हैं। उनकी अम्माएँ कहती हैं कि नवंबर दिसंबर में बस क्रीमें लगानी शुरू कर देती हैं। अब उससे क्या होता है, और वर्स्ट एक्नी हो जाती है। तो ये मुश्किल से कराची के वेदर के हिसाब से ये जनवरी और मिड ऑफ फरवरी हमें थोड़ा ठंड मिलती है, वरना आप देखें ना, हम लोग, मैं तो हाफ स्लीव से ही फिर रहा हूँ अभी भी, तो वजह ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। लेकिन जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लोशंस ना लगाएं, और अगर लगाएं भी तो उनका ये एरिया, लिप एरिया और ये एरिया, ये मॉइस्चराइज ज़्यादा करें। चीक्स, फोरहेड एंड चिन ना करें, क्योंकि यहाँ सबीशियस एक्टिवेशन है जहाँ ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है। कंपैरिजन जैसे हम पंजाब में जाते हैं, गुजरांवाला, गुजरात, ये मैं सब कवर करता हूँ वाली साइड। इसी तरह पिंडी, इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ ड्राइनेस हो गई। यहाँ ह्यूमिड है ना हमारी कराची में, तो हमारा जरा सा भी मौसम दिन में एकदम ह्यूमिडिटी होती है, उन बच्चों को फिर ऑयल आना शुरू हो जाता है, उधर ड्राइनेस हो जाती है। तो वहाँ भी वाटर
जो भी मॉइस्चराइजर यूज करें वाटर बेस, नॉट द ऑयल बेस नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काउंटर पे बस एक आपने ऐड देखा, आपने ऐड से वो चीज़ ग्रिप की और लगाना शुरू कर दिया। अम्मा लगा सकती हैं, बच्चा नहीं लगा सकता, बेटी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो टीन एज में है, उसकी ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड एक्टिवेट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात ये कि ड्राइनेस, जिनके हाथ पैर फट रहे हैं, या यही मैं पूछना था कि ये जो हाथ पैर फटते हैं, ब्लीडिंग होती है और बच्चे साबुन का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, पूरा साल कुछ नहीं होता, सर्दियों में देखिए हाथ पैर में हमारे वो ग्लैंड्स नहीं है, सबिशियस ग्लैंड नहीं है, तो आप इनको जितना चाहें मॉइस्चराइज कर सकते हैं। हमारी एल्बो है, नी है, हील्स हैं, इनको हील्स पड़ जाती हैं, आप कट जाती हैं, बिल्कुल केराटोडर्मा हो जाता है, उसके अंदर आप ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है, इसी तरह हमारी कुछ हम रेसिपीज बना के देते हैं, कस्टमाइज क्रीम्स देते हैं जिसके अंदर सैलिसाइलिक होता है, वो बहुत मॉइस्चराइज करता है, वो कट्स को बेहतर कर देता है। क्योंकि वो जो कटी हुई हीलें होती है ना, पाँव जमीन पे ना रखो, मैले हो जाएंगे। नहीं रखो ही नहीं, जो भी हो अगर आप पैर साफ नहीं रखें तो जराबे पहन के ही रखें, वरना जो है ना बड़ा अच्छी बात नहीं है। शायरी भूल जाएगा। देखिए चेहरा हम चमका के रखें, पहली नजर वही जाती है। पहली नजर जाती है। पहले तो रिश्ते इस पे ही होते थे, पैरों पे, तो भाई पहले बाद में पछता रहे यार, मैं ऊपर भी देख, पहले तो ऊपर तो हिजाब होता था ना, ऊपर भी देख लेता काश। बदतमीज। ये बात है हकीकत नहीं, नवाब साहब जो है वो तो सिर्फ पैरों पे गए थे ना, वो रिश्ते ही उसमें गया था। तो हकीकत है कि औरत का पैर बहुत साफ होना चाहिए। सही बात। नीचे आदमियों के भी, आदमियों के तो बेचारे फिर भी चलो मजदूर होते हैं, मेहनत कर रहे हैं। औरत का पैर और आदमी का कैरेक्टर साफ होना चाहिए। लड़के हैं ना, नाखून तक तो काटते नहीं, तो उनके कितनों के गंदे पैर होते हैं। अरे शेरों ने कभी मुंह धोया है? शेरों ने कभी मुंह धोया? अब वो टाइम नहीं रहा। सब लड़कियां, डॉक्टर साहब, सब लड़कियां हमारे लिए शेरों को सैलून जाना होता है, तब भी जो है शेरनी एक्सेप्ट सिर्फ हमारे लिए मेकअप करती है। मैं कहता हूँ हमें क्या जरूरत है मेकअप? देखिए शेरनियों के स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं। जी हाँ, जंगल में भी और घरों में भी। अच्छा, तो प्लीज आप ये समझें, ये बात सही नहीं है। अच्छा, तो नकल्स हमारे क्लीन क्लियर होने चाहिए, ये नहीं कि खाली आप फेस के ऊपर चले जाएं। तो इस अगर मौसम के हवाले से हम बात करें तो हमारी ड्राइनेस को बहुत कवर करें। अच्छा, सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे एल्बो पे और नी पे एक्स्ट्रा ड्राइनेस आ जाती है। बहुत मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जो इडियोपैथिक कॉज है और बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल वाइट सी, वो बड़ी अजीब सी। तो उसके अंदर क्या होता है कि पीलिंग इफेक्ट जो होता है उसका ड्राइनेस का, वो 2 to 3 डेज में होता है, वैसे 28 डेज में होता है। इसी तरह डेंड्रफ है, डेंड्रफ इसमें बहुत, क्योंकि नेचुरली स्कैल्प ड्राई होता है और ये फंगल इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको केयर करना है। अच्छा देखें, ऑयलिंग कोई सोल्यूशन नहीं है कि हमने बस डेंड्रफ हुई और सर पे मसाज कराया, सरसों के तेल को भर लिया, उससे और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको फॉलिक डर्मेटाइटिस शुरू हो जाएगा। आपको ड्राइनेस है, अगर एक्स्ट्रा डेंड्रफ है और वेट डेंड्रफ है, ड्राई डेंड्रफ है, आपको आजकल ड्राई डेंड्रफ होती है, उसमें आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, इवन फंगल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर आप फंगल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो डेंड्रफ खत्म नहीं होगा। और हेयर फॉल होगा तेजी के साथ। ऑफ कोर्स आपका फॉलिकल डैमेज हो रहा है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो नेचुरली फंगस लग रहा है तो वो प्रॉब्लम होगी। मलेरिया फर एक फंगल इन्फेक्शन है, वो रूट पे लग जाता है, वो रूट पे लगेगा तो हेयर फॉल होगी। तो आपको सबसे पहले लोग हेयर फॉल के लिए जो आते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले अपनी फंगल को तो सही करो, अपनी डैंड्रफ को तो सही करो। आप अगर डैंड्रफ सही नहीं करो, कैसे पता चले कि ये डैंड्रफ नहीं है, फंगल है? डैंड्रफ होगी तो फंगस होगा। हम अवॉइड कर देते हैं, हम सिर्फ काउंटर से जाके एक शैम्पू ले लेते हैं जिसके अंदर। लेकिन कैसे पता चले डॉक्टर साहब कि फंगल हो गया है, स्टेज, उस स्टेज पे आ गया है? अगर आपके डैंड्रफ कंटिन्यूसली हो रही है, एक चीज के ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ रही है, फॉल हो रहा है, तो आपके फंगल, वो डॉक्टर डायग्नोस करता है नेचुरली। मैं तो प्रोफाइलेक्सली दे देता हूँ उसे, क्योंकि डॉक्टर प्रोटेक्शन में बहुत दे सारे देता बच्चे जो बाहर पढ़े, बाहर के मुल्कों में, वो डॉक्टर्स के जाना उनको सस्ता भी नहीं है, इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही, तो ऐसे में उनके इतने बाल डैंड्रफ की वजह से गिरते हैं। तो मुझे अब लग रहा है, वाकई मुझसे बच्चे ने पूछा भी था, तो वो शायद फंगल हो, तो अब वो क्या दवाई इस्तेमाल करें? वैसे तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर ही देगा फंगल, लेकिन एंटी फंगल शैम्पूज मिल जाते हैं
उस पर लिखा होता है एंटी फंगल। एंटी फंगल अगर काउंटर पे जाते हैं, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, ट्वाइस अ वीक कर ले, वंस अ वीक कर दें, कंटिन्यूसली नहीं करें। वो एक बीमारी है, वो बीमारी वक्ती तौर पर आई है, उसका आपने ट्रीटमेंट लिया है, तो नेचुरली फंगल खत्म हो गई है। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली 6 महीने तक कर रहे हैं, फंगल खत्म हो गया है, छोड़ दें। लेकिन अब फंगल नहीं भी है तब भी जैसे डैंड्रफ तो हो ही जाती है ना, वो सब नॉर्मल या देखिए बहुत ज्यादा हो तो नॉर्मल डैंड्रफ डॉक्टर डायग्नोस क्या करेगा? नॉर्मल डैंड्रफ है, सबोरिक डर्मेटाइटिस है, सोरियाटिक डैंड्रफ है, मल्टीपल प्रॉब्लम या एक टीनिया कैपिटिस है, टीनिया कैपिटिस। तो लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ऐसे नहीं है कि बस हमने दिया। डॉक्टर की आंख है, चेक करती है एंड देन प्रिस्क्राइब करती है। आप काउंटर से जाते हैं, उठाते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं और बस लगाए चले जा रहे हैं, और फिर असर भी नहीं हो रहा होता, और कहते फिर देन यू गिव अप। तो आपको फॉलो अप एंड गाइडेंस एक चाहिए। या आपने क्या किया, अम्मा ने, खाला ने तेल बनाए 6 किस्म के और लगाने शुरू कर दिए, मसाज शुरू कर दिया, उससे और हेयर फॉल हो जाएगा शुरू। आपने पीएच को ही डैमेज करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत चीज़ है। इसी तरह फेस है, आप उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें लगा रहे हैं, अपने फेस की पीएच को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो जो क्रीम चली थी आजकल, मिक्स और वाइटनिंग एंड वाइटनिंग क्रेज है हमारे यहाँ। नहीं, एक और भी कोई क्रीम का जिक्र हो रहा होता है कि जी ये इतनी 200 रुपए की मिलती है, पता नहीं नाइसिनामाइड भी है, हाइलुरोनिक एसिड, पता नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल की। वो क्या है? वो मैं उसको नाम रखा हुआ है ना, बम का गोला। वो जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा था ना, वो एक दफ़ा आपने लगा लिया। मैं अभी लेके नहीं आया, मैंने अभी अमेरिका भेजा है। उस बच्ची का पूरा चेहरा मुझे कल दिखाना आई थी 2 बजे उधर नॉर्थ नाज़िमाबाद। उसने जो मिक्स क्रीमें होती है, उसने सिर्फ 1 महीना मुश्किल से लगाई है। आप लिटरली उसकी पूरी स्किन डैमेज, मतलब यंग बच्ची, मेरा ख्याल है नॉट हार्डली वो 22-23 साल की बच्ची है, और किसी ने बना के उसको दे दिए वो। आप लिटरली उसका फेस परमानेंटली डैमेज हो गया, परमानेंटली। मैंने उसकी देता है स्किन को, फिर उसके बाद अब उसको ANA करना है, उसको एंटी न्यूक्लियर उसका टेस्ट होता है, उसकी बायोप्सी लेंगे, टेस्ट करेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। परमानेंट डैमेज, परमानेंटली डैमेज। तो आप, हम लोग जो इतनी हिमाकत कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं बना बना के, उन बच्चियों के चेहरों को बर्बाद कर रहे हैं। आप लिटरली उनके चेहरे बर्बाद हो रहे हैं। मत करें। अच्छा, रिंग्स का भी एक वो है, मैंने देखा बच्चों की कमर, बैक पे बहुत ज्यादा वो रिंग से बन जाए, वो भी क्या फंगस ही है? जी से फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या चीज़ है? ये स्पेशली आपके मलीर में, मैं मॉडल कॉलोनी में बैठता हूँ, मैं हर जगह बैठता हूँ, पूरा पाकिस्तानी मुझे पता है कि कौन सी चीज़। मलीर में स्पेशली जो आपकी मॉडल कॉलोनी है, ये वो पहलवान गोट है या गुलशन हदीद है, देखिए मैं लाइन से नाम, वहाँ ज़्यादा है। क्यों? वहाँ पानी स्टेगनेंट वाटर है, बारिशों का पानी है, उसी को बोर करके उन्होंने यूज किया है, उससे ही आप नहा रहे हैं। और जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे, मोस्टली फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उसका ह्यूमिड, हमारे कराची की बात कर रहा हूँ, मलीर की मोस्टली, या हमारे गुलिस्तान जौहर की कुछ एरिया, गुलिस्तान जौहर का स्कीम 33 का, यहाँ पे जो फ्लैट सिस्टम है और जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उधर ह्यूमिड का लेवल बढ़ जाता है। पानी गंदा यूज कर रहे हैं, ह्यूमिड लेवल है, तो अंडर आर्म, अंडर लेग पे पूरा क्रूरस एंड कॉर्पोरेस फंगल इन्फेक्शन होता है, पूरा यूज। एडल्ट्स में, बच्चों में भी नहीं, और कंटेजियस हो गया, पहले नहीं होता था, अब फादर को हुआ, मदर को, वही। उर्दू में क्या कहते हैं इसको, बीमारी को? दाद तो नहीं, कोई दाद जो दाद भी कह सकते हैं, दाद फंगल उसको भी कहते हैं, एक्जिमा को भी कहते हैं, लेकिन फंगस तो कहते हैं टॉवल भी ना यूज करो किसी का। टॉवल भी पहले नहीं होता था, ये मेरे नॉलेज में ये 5-7 साल में हुआ है कि पूरी फैमिली आ रही है कि हम सबको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। कराची में, नॉट इन पंजाब, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा ह्यूमिड नहीं है ना, ड्राई। यहाँ तो हमारे देखें जून जुलाई अभी बेहतर हो जाती है, ये जो हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि स्वेटिंग कम होती है ना, ये स्वेट से डेवलप होता है। जहाँ स्वेटिंग होगी वहाँ ये डेवलप होगा, बस देख। तो प्रॉपरली आप नहाएं, प्रॉपरली वॉश करें, अंडर आर्म, अंडर लेग को क्लीन क्लियर रखें। कम से कम आप सुबह मॉर्निंग में निकल रहे हैं और रात को शाम में आ रहे हैं तो अच्छी तरह आपको वॉश करना है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है। और साफ पानी से, जैसे एक चूहा या कॉकरोच रह गया ना, ये एक रह गया तो दोबारा डेवलप हो जाएगा, एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। और पानी साफ होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट फिर अब सोप का इस्तेमाल, जब ड्राइनेस है, हाथों में ब्लीडिंग हो रही है, क्रैक हो रहे हैं, तो उसमें सोप का फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, साबुन, शावर जेल इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे मसला होता है, ड्राइनेस पैरों पे, तो किस तरह फिर सोप का इस्तेमाल? हमारा इनोसेंट जो हमारा पेशेंट है या जो भी है, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है। वो जाता है काउंटर पे, देखता है 50 किस्म की चीजें नजर आ रही हैं, वो सब सिलेक्शन उससे बेचारे को पता नहीं है।
वो कहाँ खड़ा हुआ है, क्या चीज लेना है, किस एज में खड़ा है, किस एनवायरनमेंट में प्रॉपर्टीज खड़ा वो है। पढ़ नहीं सकता, इतना वो नहीं है कि भाई ये उसे चीज़ प्रॉपर्टीज भी देखे ना, मुझे चीज बेचनी है ना तो मैंने 50 चीजें लिखी पाकिस्तान है, हाँ, और वो बता दे देंगे अंकल, जो अंकल ने जो काउंटर पे दे ना दिया ले consumer आके बच्चा courts है, ना ना कोई कुछ sue है, ना नथिंग, कुछ, हाँ। चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसमें जो हमारा जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ड्राइनेस बढ़ रही है, इसके अंदर तो आपको मॉइस्चराइजिंग सोप लेना है। बड़े अच्छे सोप है, नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन मॉइस्चराइजिंग सोप। सही। वो बच्चे जो जून जुलाई में वो मॉइस्चराइजिंग सोप फेस पे यूज करेंगे तो दाने आ जाएंगे, लेकिन हाथों पैरों पे, अंडर आर्म, अंडर लेग, इवन स्कैल्प पे भी आप वो यूज किया जा सकता है। इसी तरह शैम्पूज मिलते हैं, एवरीथिंग उसके अंदर लिखा होता है विथ मॉइस्चराइजर। जो अच्छी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उस पर लिखा होता है 2/3 मॉइस्चराइजिंग या वाटर बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है, हर चीज़ में लिखा हुआ होता है। इसी तरह क्रीमों में लिखा होता है ऑयल बेस्ड, जो बाहर की क्रीम आती है। अच्छा, एक और अलमिया क्या है, लोग बाहर से मॉइस्चराइजर्स ले आते हैं। जहाँ माइनस कनाडा में, अगर मिसिसागा में या टोरंटो में -35 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ का मॉइस्चराइजर तो फुल ऑफ ऑयल बेस्ड होगा ना। अब आपको लाके किसी आंटी ने दे दिया कि ये लगाइए बेटा आप, अब उसने वो मॉइस्चराइजर लगाया तो उसका मतलब पूरा ऑयल चला गया। बिल्कुल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लोगों को आइडिया नहीं होता बिल्कुल, और ये कि हमें products में क्या तो बड़ी चीज यूज करनी है, confusion। कैसे यूज करनी है। बड़े सवालात और बड़ा मजे की डिस्कशन हो रही है, लेकिन डॉक्टर सवाल एक जवाब 3, सवाल एक जवाब 3। अच्छी बात है ना, जितनी कमाल। इंफॉर्मेशन मिले कम वक्त में। मतलब मैं खुद चुप हो जाती हूँ जब बात कर रहे होते हैं, जनाब, तो ये बहुत सुनती रहती हूँ डॉक्टर साहब की इतनी नॉलेज है माशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज जाते जाते उस क्रीम का जरूर बताइएगा जो आप इस्तेमाल करें। वो क्रीम वो मोहब्बत, खुलूस, प्यार, दरगुजर, वो सबसे अच्छी क्रीम है। खुश रहो। जो भी है ना बस ये प्रिस्क्रिप्शन आपने लिख कह दें, दिया, बस लिख दें ये आपने कह दिया, अब उस क्रीम का नाम अब ये लिख दें और बता दें दिन में कितनी दफा इस्तेमाल करनी है, जो भी है नाम अब ये पेपर पे लिख दें। ये ले, मैं मंगवा लूंगी डॉक्टर साहब, एक जुहेब के लिए, एक मेरे लिए। ये वो आपको पहुंच जाएगी, बिल्कुल थैंक पहुंच यू। जाएगी। लेडीज यूज कर लेना फेस पे, बिल्कुल, बस बिल्कुल, ठीक है, रिंकल भी नहीं पड़ेंगे, चेहरा ऐसा माशाल्लाह चमकेगा भी, ब्राइटनिंग भी है। डॉक्टर जावेद आलम हमारे साथ है और आपको बता रहे थे कि सर्दियों में क्या करना है, आपने कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना है। अपनी क्रीम का नहीं बताया अभी तक इन्होंने। बताएंगे, मैं बता देता हूँ हमारी, अगर आप कहती हैं इजाजत नहीं देती बताए नहीं सर, लिखे आप डॉक्टर साहब, नहीं, लिखे मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज बता दूं कि हमारी, मेरे नाम की बाकायदा मार्केट अभी हमने एक्सपो में भी लगाया था। बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रोडक्ट है सारी। और सबसे बड़ी, मैं मार्केट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा तो है, उस सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस पे डॉक्टर जावेद की आंखें हैं बस, और बेटा मेरा बना रहा है, तो हमें पता है कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं। अगर आपने हमें लगाया, आपकी जैसी आंखें नहीं, हमें फेस चाहिए। नहीं, वो आंखें का मतलब ये है कि वो उसको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मतलब उसका यार नादिया, मतलब क्या आप क्रीम पे आपकी आंखें, आप हमें क्यों देख रहे मतलब हम हैं? इसलिए कि आपको डायग्नोस करूंगा तो दूंगा ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आंखें का मतलब- क्रीम के ऊपर आंखें कौन बनाता है? आंखें का मतलब ये है कि उनकी सर्वेलेंस में हाँ, उनकी monitoring अंडर कवर में- ऑफ। मतलब मैं क्रीम हाँ, लगाते अंदर कवर लगाते एकदम ऐसे हो, हाय डॉक्टर देख रहे हैं, फिर मुझे तो मैं लग रहा है साइड ब्रेक पे का ऐसे वक्त ऐसे रख दूंगी। है। मुझे लग रहा है ब्रेक का वक्त हो गया। मैं क्यों ऐसे क्रीम लगाऊंगी ब्रेक जिसमें का वक्त डॉक्टर हो मुझे उनकी आंखें मुझे देख रही हो? ब्रेक का वक्त हो गया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, राइज एंड शाइन जा रही है। आपकी आंखें ना बड़ी नादिया को सर जी जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और चलता लाइफ में। ज़ोएब, एक चीज आपने नोट किया, जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं ना, आपको अपना मसला याद आ जाता है। हाँ, यही होता है ना? है। आपको वैसे ज्यादा होता है, ये मैंने देखा। हाँ, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के पास इतना क्या ही जो आपने ठंडी आ भरी है ना, डॉक्टर अली कह रहे हैं आए अभी अपने दांत का रोला नहीं के अच्छा, मुझे श्रीलंका क्यों जाना है? आपने श्रीलंका क्यों पूछ रही हैं आप सर, इसलिए किसी पूछ से? रही हूँ, आपके रिश्तेदार हैं इतनी अच्छी बात श्रीलंका नहीं होती है कि हर किसी श्रीलंका में है कोई नहीं, जानने वाला। जब आपको कोई ना मिल रहा हो ना सोर्स, तो फिर आप हर एक से पूछते हैं कि क्यों? मुझे कुछ क्रीम्स विंटर्स की मंगवानी है, वहाँ सेल लगी हुई श्रीलंका है, में? और वो अगर मैं खुद जाऊंगी तो सेल का तो फायदा नहीं हुआ ना, यानी फिर तो पूरा महंगा हो यूरोप गया छोड़ था। दिया आपने, पूरा अमेरिका, ये हाँ, सब। मैं चाह रही हूँ क्रीम में व्रीम में ऑयल्स वो जो है ना मुझे पहुंच जाएं, अगर कोई श्रीलंका में रहता हो। अजीब से ज़ोएब भी कहने बताने वाली बातें नहीं थी सबके साथ शेयर नहीं ना, मैं क्या करूं? मुझे तो आप बार-बार पूछ रहे हैं यार, किसी से क्या तुम्हारा कोई श्रीलंका में जाना? ये छोड़े, हमारे शो छोड़े। पे आज वो मेहमान आए जिनको देख के हमेशा मुझे याद आता है, ओहो मेरे तो दांत पे क्राउन लगना है और मैं हाँ, डिले यही कर रही ना, हूँ। अपनी बातें याद आ गई ये आपको। ऐसा इलाज है ना कि इसको हम आखिरी जो है ना स्टेज प्रायोरिटी तक पे डिले बिल्कुल करते लास्ट हैं। में होता है, और वो कभी डिले होता करते भी नहीं इलाज। जब तक दांत का दर्द से आप बेहोश ना हो रहे हो, आप नहीं जाते।
जब तक कीड़ा जो है आपको मतलब आपकी सांसों में ना समा जाए तब तक आप नहीं जाते हैं मतलब ना काबिले बर्दाश्त हो तब जाना है डेंटिस्ट के पास। आपने कितनी अजीब बात है। और फिर कहते हैं रेगुलर चेकअप्स कराएं। रेगुलर छोड़ो, हम तो वैसे नहीं जाते हैं, रेगुलर चेकअप कैसे कराएं? क्या है बड़ा पता नहीं क्या। हालांकि आप देखिए कि जब आपकी नजरें जाती हैं, वो पैर की हम बात कर रहे थे, दांतों पे भी जाती है। किसी के दांत अच्छे हो ना, बिल्कुल साफ सुथरे क्लीन, तो मतलब सारी पर्सनैलिटी वो फिर नाक पे आंखें दांत देखता है इंसान और खुल के आप हंसते हैं जब आपके दांत। और तशबीह दी जाती है इतने प्यारे दांत है इसके घोड़े जैसे। ये मुझे समझ नहीं, हमारे बचपन में हमारे अंकल आंटीज कहते थे इतने प्यारे दांत है घोड़े जैसे। ये कॉम्प्लीमेंट है, आप बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, ये इसमें फिर कमी है, इसका मतलब घोड़ा गोश्त नहीं खाता। घोड़े के ये नहीं होते, बहुत खूबसूरत होते हैं। नहीं नादिया, नहीं, घोड़े के दांतों में मेजर ये कमी होती है, ये वाली। ये डॉक्टर साहब बताए, अली बताएंगे। पहले तो ये बात सही है गलत? पहले तो मैं आप बताऊं कि वो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था नादिया का जो प्रॉब्लम, उसके बाद जो जरकोनिया क्राउन की सेल्स बढ़ गई है ना, मेरे पास आके सारे कह रहे हैं जो नादिया ने क्राउन लगवाया था वो वाला मुझे लगवाया, जो मैंने लगवाया था वो खुद नहीं लगा रही, दोबारा आप क्यों लगा रहे हैं अभी? एक तो ये इनको सेल्स के लिए बड़ा तशक्कुर, और दूसरा ये कि 10%। हाँ बिल्कुल 10% आपको मिलेगा, मेरा फ्री आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल फ्री आ जाएगा। दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं, इंसानों के जो दांत हैं उसकी जो मॉर्फो है वो बनी वेजिटेबल के लिए। क्या? ये मैं आज एक चीज रिवील कर इस पे मैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो सामने के दांत है ना वो वेजिटेबल खाने के लिए, वेज के लिए बिल्कुल। पीछे के दांत गोश्त के लिए। हाँ, कहते हैं सामने के दांत दिखाने की और यहाँ से स्टार्ट है नहीं, ये देखें, ये तो कॉर्नर है ना, ये तो कैनाइन जो कहलाता है, ये बेसिकली हमारी स्केलेटन को एक शेप देने के लिए होता है। ठीक है, ये जो कॉर्नर स्टोन कहलाता है, अगर ये इस तरीके से ना हो तो हमारा शेप अलाइन नहीं होगा, मिड लाइन हमारी अलग लगेगी। ठीक है, सही है। तो पीछे की दाढ़ें हैं चबाने के लिए और टाइम लेके चबाना है। तो मतलब मैं हर्बीवोर्स हूं, कार्निवोर्स नहीं हूं? दोनों हैं आप, दोनों हैं आप, यही तो बताना चाह रहे हैं। दोनों हैं आप, दोनों हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा लेकिन सामने के दांत सब्जी के लिए होते हैं। सब्जी के लिए होता है। वो कौन सा था ना, सामने के दांत दिखाने के और खाने के और वो हाथी के दांत। घोड़ा हाथी से निकल आए तो इंसान की बात हो रही है। हमारी बात हो रही होती है। अच्छा, हाथी के दांत की बात हो रही है। अच्छा बताएं, घोड़े के दांत और वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है? नहीं, वो होता है, लेकिन ये है कि हमारे जो दांत हैं वो हमारी फैमिली में होता है, वो बंदरों से ज्यादा शफात लेकिन ये है ना, पुराने वक्तों में लोग कहते थे घोड़े जैसे दांत खूबसूरत। देखें, वो असल में होता ये है कि ना, वो गमी स्माइल होती है घोड़ों की। अगर आप उनके वो मुस्कुराएं तो वो आपको गम ज्यादा उनके नजर आते हैं। तो जिन लोगों की गमी स्माइल होती है ना, तो उसमें कहा जाता है कि ये, और गैप भी नहीं होता घोड़े के, तो इसलिए कि भाई बात है कि हम 80s 90s के बच्चे हैं और हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम बड़ों के आगे सवाल कर सके। अगर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दांत खूबसूरत है घोड़े की तरह, तो हम कहते थे थैंक यू, और कुछ नहीं हम कर सकते थे। तो इसलिए हाँ, कुछ भी कह दें, कुछ भी कह दें, हम तो उस जनरेशन से हम कहते थे बिल्कुल सही कहा क्योंकि बड़ों ने कहा है। तो इसलिए सॉरी, मैं अब तो बच्चे सवाल करते हैं एक्सक्यूज मी, भाई बच्चा एकदम एआई से ले आए फौरन, ये देखिए जेमिनाई ये कह रही है, लेकिन हम नहीं कह सकते थे, हमें तो पढ़ती थी एक। आजकल के बच्चे बड़े, अरे भाई दांतों की बात हो रही, कहाँ से बात कहाँ निकल जाती है। आज आप जो दांतों की नहीं, घोड़े की बात हो रही है, घोड़े की बात वापस आते हैं हम। तो डॉक्टर साहब फिर बताएं क्या आपके मसले का क्या हुआ? आपके मसले का क्या हुआ? मैं आऊंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने कहा लेकिन ना आई ना, तो ये दांत जो असली दांत है टूट जाएगा ऐसे। हम हाइजीन की ज्यादा बात कर रहे थे, और यही हम जैसे नादिया ने आगाज किया ना कि भाई हम पूरा जिंदगी गुजर जाती है और हम इसकी देखभाल करते ही नहीं। दांतों को तो हम ऐसा मसला लेते हैं कि निकाल दो इसको, दांत को दर्द हो रहा है। आज मेरा प्लान ये है कि मैं आज इनको ऐसे कन्विंस करूंगा कि शाम में क्लिनिक पे हूँ। अगर मैंने इनको कन्विंस कर लिया तो पाकिस्तान की आधी अवाम कन्विंस है। बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 लाख से ज्यादा खानदान है जरासीम के हमारे मुंह पे। हमारा मुंह रेक्टम से ज्यादा गंदी जगह है, आपको पता है। सबसे पहली चीज तो सफाई का कितना ख्याल रखना। और 2 लाख फैमिली से ज्यादा फैमिली आपके लिम्स खराब करेगा ज़ाहिर है, जब आप जरासीम। दूसरा है कि स्मेल बहुत आती है लोगों के मुंह से, जो कि वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं और बताना मुश्किल हो जाता है। और स्मेल की मेन वजह है कॉन्टेक्ट्स के बीच में बोटी फंसना या गोश्त फंसना, जो दांत के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल उसके बीच में। और फिर वहां पर जब ये 2 लाख फैमिलीज अटैक करती हैं उस गोश्त को, तो उनके लिए तो एक आ गया ना, समझ लेंगे जैसे कि शिकार आ गया उनके लिए। और मीठा नहीं? तो फिर उसके बाद मीठा तो सेकेंडरी है, पहले मैं गोश्त की कॉन्टेक्स्ट जो स्मेल की बात हो रही है, सबसे पहले स्मेल की बात हो रही है, ठीक है। फिर वो जब उस पे
काम करना शुरू करते हैं 2 लाख जरासीम, तो उनके लिए जब एक खुराक आ जाती है तो उसको फिर वो गलाना शुरू करते हैं, उस गोश्त को। जब वो गलाना शुरू करते हैं तो फिर वो 2 दांतों के बीच में, जिसको नादिया ने शुरू में कहा कि शो के शुरू में कीड़ा लग रहा, बिल्कुल कीड़ा इज अ बैक्टीरिया, राइट। तो फिर वहां पर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी बनना शुरू होती है और वो 2 दांतों के बीच में संगे मरमर, जिसको कहते हैं हम दांत तो हमारे 32, उसको गलाना शुरू करते हैं। पीएच गिरा देते हैं उसका, जो मुंह का पीएच होता है उसको गिरा देते हैं, तो एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो जब एसिड बनना शुरू होता है तो एसिड ने क्या करना है संगे मरमर के साथ, आप जब मार्बल पे तेजाब फेंकते हैं, घसना शुरू, बिल्कुल रगड़ना शुरू, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा जड़ों से एग्जैक्टली कमजोर जो होना सारे हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर, इनेमल जो बना हुआ है जिससे मजबूती है जिसकी, उस संगे मरमर वो पिघलना शुरू हो जाती है। जैसे ही पिघलती है तो वहाँ पर फिर खाना फंसना शुरू, जैसे ही खाना फंसेगा तो फिर बदबू आना शुरू हो जाती है। क्या बात है। वैसे लास्ट कब socially आपने कितना अपने ये मुंह के देखे अंदर ना। देखा था कि दांतों का हाल क्या है? हम इंतजार करते हैं पेन का, जी, exactly. पेन इंडिकेटर है, और हम शीशे में नहीं देखेंगे खुद से कि भाई मुंह के अच्छा, अंदर क्या पेन चल का भी मैं रहा है। आपको, पेन का भी फिनोमेना है। देखें, पहले ऊपर इनेमल है, मैं थोड़ा सा अगर टेक्निकल जबान में बात करूं, और ये वो चीज़ें जो प्राइमरी में पढ़ाई जाती हैं आजकल, सबको पता है इसका। इनेमल है, फिर डेंटिन है, फिर पल्प है। पल्प है नस को कहते हैं, नर्व को कहते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस है। आप सोचें अगर इनेमल पे ही आप चीज़ को एड्रेस कर लें तो वो डेंटिन तक ना जाए। इनेमल रीमिनरलाइज हो जाता है, खुद बन जाता है, ठीक है। उसको कीड़ा लगेगा, थोड़ा सा आपने उसको सफाई करवाई, खुद बन जाएगा। जैसे ही कहानी डेंटिन तक पहुंचेगी, बीच के हिस्से तक पहुंचेगी, तो ठंडा गर्म की कंप्लेन लगना शुरू, सही है, सेंसिटिव, हाँ सेंसिटिव होना शुरू होता है। अच्छा, ये वही डेंटिन है जो बेपर्दा हो जाता है जब मसूड़े नीचे जाते हैं। अभी एक हमारी मेकअप रूम पे हमें एक खातून मिली थी, वो कह रही थी कि मुझे ठंडा गर्म की कंप्लेन है, ठीक है। तो ये उनके लिए ये है जनरलाइज ठंडा गर्म की, मतलब पूरे मुंह में लगती है। तो उनके लिए ये है कि उन्होंने कभी, मैंने कहा पहला सवाल ही मैंने पूछा, मैंने कहा आप डेंटिस्ट के पास कब गई हैं? उम्र पहले पूछी, उन्होंने कहा 35 साल। मैंने कहा आप डेंटिस्ट के पास? मैंने कभी नहीं गई, वाह, मैं कभी नहीं गई, ठीक है। मैंने मुंह को उनके एग्जामिन किया, अंदरूनी बाहर से बिल्कुल चमकदार, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल प्रॉपर हाइजीन। दांत तो उसके बड़े प्यारे हैं। हाँ यस, जब मैंने अंदर की तरफ देखा है तो इतनी इतनी गलमुख गई थी। टाटर जमा है। विक्टोरिया, और जो मंजन बना रही है, मैंने कहा था मेरे लिए लेके आना। मैं तो नाम Hello? खोल दिया ना। अब विक्टोरिया पूरे पाकिस्तान को पता है कि डेंटिस्ट के पास। मैं तो उसके आगे वाले दांतों से इतनी इंप्रेस हूँ। तो अंदर से जो है ना, अच्छा विक्टोरिया नहीं है, वो कोई और थी, नहीं कोई हम नाम नहीं बताएंगे। अच्छा कोई और अच्छा, ये गुलनाज की बात कर रहे हैं आप? लेकिन उधर आवाजें आ रही, गुलनाज कह रही है कि मैं चाहती हूँ मेरा नाम आ जाए, गुलनाज ये चाह रही है इस वक्त। अच्छा, लेकिन मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई कि वैसे एक मेरे जहन में गई। अच्छा मैं थोड़ा सा, अच्छा हाँ बताइए इसको। हाँ, तो जब अंदरूनी सतह पे गंदगी जमा है, जिसको ब्रश जहां पर नहीं पहुंचता, ना जहां फ्लॉस पहुंचता है अंदरूनी सतह, तो उसका हल है जाके मसूड़ों की सफाई करवाना, जिसको बदनाम ज़माना स्केलिंग कहते हैं। आई, अच्छा हाँ, कि दांत और कमजोर हो जाए, लोग ये कहते हैं, यही ये कहते हैं, स्टिग्मा है, बिल्कुल ये ऐसे ही, स्टिग्मा है, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही स्टिग्मा। अब मसला ये है कि दांत कमजोर उस वक्त होते हैं जब आप कमजोर करके ले आते हैं डेंटिस्ट के पास। अब उस बेचारे के पास, डेंटिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसने उस गंदगी को निकालना है, क्योंकि वो गंदगी का काम ये है कि उसने तो उस दांत को, एक दांत को तो हिला दिया है, अब उस गंदगी ने आसपास के दांतों को भी हिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इमारत उसको गिरेगी इससे पहले कि फर्दर डैमेज हो जाए, आपने उसको क्लीन करवाएं। मतलब ये कि कमजोर ना हो जाए तो हम सर, हम और सब कमजोर होने गाड़ी देते ड्राइव करते हैं, राइट? तो ड्राइवर हैं हम सब के पास, या हम खुद भी साफ करते हैं गाड़ी, वर्कशॉप क्यों लेके जाते हैं? बिल्कुल, जो स्प्रे एग्जैक्टली डिटेलिंग के लिए, तो आप समझ लें आपकी मुंह की डिटेलिंग करता है डेंटिस्ट। मुझे बताएं कि आप इतना ये जो काम कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हो आप, ये वाला काम, क्योंकि यार करीब जाना, दांतों की प्रॉब्लम, बैड ब्रेथ, कितने केसेस ऐसे आते होंगे। कभी ऐसा हुआ कि यार कितने मुंह मतलब आपने क्या देखे हो गया होंगे? यार, बस ठीक है, मैं या मास्क से कुछ फर्क पड़ जाता है या आदत हो गई है? और अच्छा, सुनने की, अगर कोविड आपने- के दौरान भी अगर हमने आपने प्रैक्टिस की, आप 100 सोचें। लोगों को भी चेक किया हो तो कितना फ्रीक्वेंट है कि कितने 100 में से कितने लोगों के मुंह से स्मेल आ रही हो? देखिए पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सिंध में। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो, क्योंकि अब बहुत डिवाइडेड सोशो इकोनॉमिक एरियाज हैं हमारे यहाँ, पुल के इस तरफ भी एंड पुल के उस तरफ, बिल्कुल। ठीक है। अब फॉर्चुनेटली मेरी प्रैक्टिस दोनों जगह पे है। दोनों जगह, और बीच वाले एरियाज, मतलब ये तारिक रोड वगैरह, वहां पर भी प्रैक्टिस है। तो आप समझ लें दोनों जगह की बैड ब्रेथ आप जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि
अब पहले एक ऐसा होता था कराची में, एक ट्रेंड ये था कि लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज के लोग पान गुटखा खाते थे। अब मैं आपको बताऊं, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होंगी, प्रोटोकॉल ऑफिसर साथ में खड़े होंगे, मुंह में गुटखा होगा। अब आप मुझे बताएं कि उस बंदे को कैसे कैसे किस तरीके से कन्विंस करें। चले, अच्छा मैं एक चीज बताऊं आपको, ये गुटखा खाया क्यों जाता है? दो चीजें होती, एक तो ये भूख मिटाता है, गुटखा छालिया मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, ये खानदान है। दूसरा ये माइंड को डाइवर्ट करता है, हाँ, और अलर्ट भी रखता है, डाइवर्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल एक मजदूर है या कोई स्ट्रेसफुल जॉब है, कोई गवर्नमेंट की जॉब, बंदा काम कर रहा है तो उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो छालिया। अब उस दौरान इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ कि अगर आपने किसी लेदर के साथ एक पत्थर रख दिया, लेदर हमारे गाल है, ठीक है, और वो पत्थर जो है ना उसके ऊपर रखा रहा वजनी, और वो रगड़ता रहा, एक टाइम आएगा वो लेदर पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो पहली कंप्लेन आप सुनेंगे ऐसे मरीजों से कि हमें मिर्चें लग रही हैं। पहली कंप्लेन ये होती है, ये पहली निशानी है कि आप रवां हैं उस बीमारी की तरफ जो ना होनी चाहिए, जिसको हम सुसाइड कहते हैं। फिर दूसरी कंप्लेन आती है मुंह खुलना, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर, बिल्कुल। दूसरी, और जो कि इस वक्त मर्दों में पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैंसर है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट और प्रिवलेंट है। ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में और ओरल कैंसर मेल्स में सबसे ज्यादा। अच्छा, फिर दूसरी चीज मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। अब आप सोचें फिर उसकी जब सर्जरीज होती है ना, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती, क्योंकि वो जो गोश्त उठाया जाता है जहां से उसको ग्राफ्ट करने के लिए, तो वो जो गोश्त है वो मुंह की तरह गोश्त नहीं होता, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है। तो ये कि बिल्कुल केयरलेसनेस का मुजाहरा ना करें। अच्छा, वक्त हमारे पास डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे निकल गया, पता नहीं चला। आज शाम में फिर आ रही हैं। हाँ, बस ये तो अब पक्का हो गया काम, डर ही लग रहा है, अब हो गया काम पक्का। हाँ, लेकिन ये कि ये खौफ भी जरूरी है, डर के आगे जीत है, और दांत भी मेरा डर के आगे ही पड़ा हुआ है। और क्लोव ऑयल घर में रखें, कोई मसला नहीं है, लौंग रखें घर में रखें, पैनाडोल रखें, एनसेड रखें, नीली वाली गोली रखें, लेकिन डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट का इलायची भी ये इसका एक हल है कि अगर रख लें, लेकिन डेंटिस्ट के पास डेंटिस्ट साल का में एक दफा जितना जितना डिले करेंगे उतना ही गड़बड़ होगा, उतना ही खराब होगा, उतना ही खर्चा होगा। बिल्कुल। तो हाय हाय, तो ये है जनाब दांत। अच्छा जी, चलो अच्छी सी बात करो, मेरा बिल्कुल मूड खराब हो गया। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जरा हम ट्रिब्यूट देंगे नूरजहां साहब। आफ्टर द ब्रेक, हाँ, फिर मेरा मूड अच्छा हो इसको नहीं आता, नहीं, फिर मूड अच्छा हो जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मूड अच्छा करते हैं। हाँ जी, जब जिक्र हो जाए मैडम का, मैडम नूरजहां का, उनके गाने कभी चल पड़े, कितना अच्छा लगता है। मलका तरन्नुम नूरजहां, और जब वो गाती थी तो आप देखें कि इंडिया में तो म्यूजिक को, यानी उनके रिलीजन में है, लेकिन उसके बावजूद लता मंगेशकर का क्या कहना है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर बड़े बड़े सिंगर जितने भी कंपोजर्स हैं वो कहते हैं कि भाई लता जितना भी अच्छा गा लें, लेकिन वो मलका तरन्नुम नूरजहां वाली जो है ना आवाज और वो जो सुर, वो नहीं आ सकता। इतने फेवरेट गाने, एक तो उनका जो है ना, मैं तेरे संग कैसे चलूं, वाह क्या बात है। और फिर वो समंदर है में साहिल, क्या बात है, चाहे वो दिल धड़कने का सबब याद आया। मैं कहती हूँ कि वो जो फौज का जज्बा बढ़ाने के लिए जो उनके जो मिली नगमे काम करते थे, वो तो एक और ही उनका पहलू ऐसा कि देखिए 65 की जंग और फिर 71 की जंग, उसमें मलका तरन्नुम नूरजहां का अगर किरदार देखा जाए, उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए, तो मतलब उन्होंने न सिर्फ सब सिविलियंस को बल्कि फौजियों को जिस तरीके से उनके जज्बे को दोबारा जवान किया, ए पुत्र हटाते नहीं विकते तू लबदी, और फिर उसके बाद एक और उनका मिली नगमा था, ए वतन के सजीले, जो क्या बात है, हर तरह की मौसीकी की मास्टर, वाकई मलिका। बिल्कुल ऐसे। तो अब हम क्या मजीद बात करें मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में, अल्फाज हमारे पास कम। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उस 80s 90s में कोई ऐसा हम में से होगा यंगस्टर जो उनको कॉपी ना करता हो। बिल्कुल, हमने ना दुपट्टा साड़ी बना के, ऐसे बाल बांध के, लिपस्टिक रेड लगा के ना हम लोग ऐसे खड़े हो जाते थे, उनको इतना कॉपी करते थे। बेहतरीन बेहतरीन, क्या बहुत बात अच्छा, है, बहुत अच्छा लगता था। जुहेब और नादिया को इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा, राइज एंड शाइन ऐसे ही देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।